हमारी हिस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया की तारीख बदलने की कोशिश की है। कुछ कामयाब हुए हैं और कुछ नाकाम। मुअम्मर कज़ाफ़ी एक ऐसा ही नाम है जिनको बहुत सारे लोग हीरो मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग अपना दुश्मन भी मानते हैं। नेल्सन मंडेला की सपोर्ट, मगर दूसरी तरफ मैड डॉग ऑफ मिडिल ईस्ट बाय यूनाइटेड स्टेट, ये सब टाइटल सिर्फ एक शख्स को मिले और वो थे मुअम्मर कज़ाफ़ी। अच्छा, मैं जब इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे बाकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंटेंट मिला, लेकिन मुअम्मर कज़ाफ़ी की लीबिया और साथ के फेलो कंट्रीज़ के लिए जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी उसकी जब मैंने लिस्ट निकाली और उसको हैंडल करने में जितना टाइम लगा, उस चीज़ ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। तो शुरू करते हैं। मुअम्मर कज़ाफ़ी 1942 में लीबिया में पैदा हुए। एक हम्बल बैकग्राउंड में पले बड़े। नाजियों के खिलाफ फ्रांस के सदर और कम्युनिस्ट चाइना के सदर चेयरमैन माओ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, मगर उससे ज़्यादा वो कमाल अब्दुल नासिर से इंस्पायर थे। और ये कमाल अब्दुल नासिर कौन थे, पिछली वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया। मगर कमाल अब्दुल नासिर के पैन अरब आइडियोलॉजी के पैरोकार थे, यानी ये वो लोग थे जो चाहते थे कि मिडल ईस्ट वाला कल्चर होना चाहिए और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस टोटली तौर पे खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपको याद हो तो यही आइडियोलॉजी पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे लीडर्स ने फॉलो करने की कोशिश की। पाकिस्तान को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश की, रादर देन पाकिस्तान के अंदर सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन की पुरानी आइडियोलॉजी लाने की बजाय। तो सबसे पहले मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबियन रूरल एकेडमी को ज्वाइन किया और अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की, और उसके बाद फ्री यूनियनिस्ट ऑफिसर मूवमेंट को ज्वाइन किया, जिसके बाद इस यूनियन के लोगों ने अपने एरियाज में अपनी हुकूमत को फारिग किया। इनमें से एक की एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको दी हुई है। और इस मूवमेंट ने लीबिया में किंग इदरीस की हुकूमत का खात्मा किया और फिर लेफ्टिनेंट कज़ाफ़ी से हुए कर्नल कज़ाफ़ी, और यहाँ से लीबिया का कंट्रोल मुअम्मर कज़ाफ़ी के हाथों में चला जाता है। और यहाँ से लीबिया और अफ्रीका की किस्मत में कुछ तब्दीली होना शुरू होती है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मुअम्मर कज़ाफ़ी पैन अरब आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, और उन्होंने तमाम इस्लामिक ममालिक जो कि मिडल ईस्ट और ईस्टर्न अफ्रीकन में मुस्लिम कंट्रीज़ थे उनको जोड़ने की कोशिश की, मगर बहुत सारे कंट्रीज़ ने उनकी इस आइडियोलॉजी से कंट्राडिक्ट किया, जिसके बाद इनकी पैन अरब आइडियोलॉजी तो फ्लॉप हुई, लेकिन उसको कन्वर्ट किया पैन अफ्रीकन आइडियोलॉजी में, यानी कि लीबिया और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ को यूनाइट करने का मिशन इन्होंने संभाल लिया। इस पर भाई साहब की अपनी एक बुक भी पब्लिश की जिसको ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है, जो कि थर्ड यूनिवर्सल थ्योरी के ऊपर बेस करती थी, जो कि चेयरमैन माओ की द लिटिल रेड बुक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। इसमें क्लासिक लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और इस्लामिक आइडियोलॉजी को मिलाकर एक ऐसी रेसिपी बनाई गई थी जो कि उन्होंने लीबिया के ऊपर इम्पोज की। इस रेसिपी में यह बताया गया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक जाल है, यानी कि एक शख्स को कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास लेके जाता है, देन आगे उसको बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन उसके बाद पॉसिबल है कि वो प्रॉब्लम जो कि एक छोटा सा अवामी सतह का प्रॉब्लम था सॉल्व हो या ना हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, इसकी बजाय उन्होंने एक अलग से आइडियोलॉजी दी। इसलिए अवाम अपना सिर्फ एक नुमाइंदा चुनेगा और वो सीधा कज़ाफ़ी के पास जाके उनका मसला हल करवा देगा। तो फिर 1977 में लीबियन अरब रिपब्लिक बन गया अ ग्रेट सोशलिस्ट पीपल लीबियन अरब जमहूरिया। इसमें अवाम अपने मेंबर्स को चुनेगी, जिनकी तादाद टोटल 178 होगी। ये मेंबर सुप्रीम अथॉरिटी के पास जाएंगे, जो कि सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर मुश्तमिल होंगे जिनके पास एक्सट्रीम पावर होगी और वो लोगों के मसाइल डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सारी बातें किताबी हैं, क्योंकि इस तरह अगर अमल होने लग जाता तो बहुत सारे कंट्रीज इस फार्मूला के ऊपर काम करना शुरू कर देते। अब ये क्या खराबियां थी ये हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे, लेकिन इससे जहां पे बहुत सारी इंप्लीमेंटेशंस हुई वहीं पे बहुत सारे नुकसान भी। तो अब हम बात करते हैं इस चेंज के पॉजिटिव साइन पे। अरब कंट्री को दुनिया पर फाइनेंशियली इसलिए लीड हासिल था क्योंकि वो ऑयल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। अपनी पिछले वीडियोस के अंदर भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि कैसे इराक के अंदर ऑयल इंडस्ट्री, या फिर हम यूँ बात कर सकते हैं कि ऑयल की एक्सपोर्ट ने इराक को खुद कफील किया हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से लीबिया ने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के भुट्टो वाले नेशनलाइजेशन वाले फार्मूले को चलाया और ऑयल फील्ड को भी नेशनलाइज कर दिया, जिससे रेवेन्यू का स्ट्रीम आवाम की तरफ चला गया और उसके बाद सीन ही बदल गए। मतलब बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलतें जिससे लीबिया और उसकी आवाम महरूम थी, दिनों में बदलना शुरू हो गई। लीबिया की जमीन काश्तकारों को दी गई, किंग के खानदानों से लेकर लीबिया की जमीन काश्तकारों को दे दी गई, और जब तक किसी किसान या किसी काश्तकार को अपनी बोई हुई फसल का मुनाफा नहीं मिलता तब तक लीबिया की हुकूमत उस काश्तकार का माहाना तनख्वाह देती थी। लिटरेसी रेट जो कि मुअम्मर कज़ाफ़ी से पहले 10% पे था वो सीधा 88% पे चला गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि अच्छी
क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर ज़िंदगी की ज़मानत जो कि सिर्फ 54% थी, मुअम्मर कज़ाफ़ी के बाद सीधा 77% पे चली गई, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि अ बेटर लाइफ, बेटर हेल्थ केयर, बेटर फैसिलिटीज़, बेटर फूड, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होती है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल थी। इसके अलावा मोर्टेलिटी रेट जो कि अफ्रीकन स्टैंडर्ड था और वो 125 डेथ पर 1000 डेथ था, वो कम होकर सिर्फ 15 डेथ्स रह गया था। जीडीपी $2062 जो कि अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जीडीपी था। अब हम मज़े की बात करते हैं, जो कि आजकल के लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और किन कंट्रीज़ में जाते हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। रशिया, चाइना, रोमानिया, बुल्गारिया और सर्बिया जैसे कंट्रीज़ में जाने के लिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पापड़ बेल रहे होते हैं। लेकिन मुअम्मर कज़ाफ़ी के टाइम पे इन तमाम मुल्कों से बेहतर लीबिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था। कैन यू बिलीव दैट? लीबिया किसी भी इंटरनेशनल बैंक का मकरूज नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी लीबिया बनाने में कामयाब हो चुकी थी। $25 बिलियन का साफ पानी का प्रोजेक्ट जो कि लीबिया के 400 किलोमीटर पाइप नेटवर्क से लोगों को पानी देता था, वो भी अब लीबिया के अंदर था, क्योंकि लीबिया की जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े साफ पानी के रिसोर्स मौजूद हैं। अब ये सारी चीजें तो लीबिया की थी, लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं लीबिया से बाहर की, और वो थी अफ्रीका। अफ्रीका की तकदीर बदलने में भी मुअम्मर कज़ाफ़ी पीछे नहीं थे। तो आपको याद होगा पैन अफ्रीकन आइडियोलॉजी, मतलब अफ्रीकन भाई भाई, तो इन तमाम कंट्रीज को मिलाने की जिम्मेदारी इन भाई साहब ने ले ली। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ट्रिपोली को $300 मिलियन दे के उनकी डेवलपमेंट को ऊपर उठाया। इसके अलावा अफ्रीका का अपना सैटेलाइट नेटवर्क नहीं था, तो रीजनल अफ्रीकन सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अफ्रीका को सैटेलाइट नेटवर्क दिया, जिससे ओवरऑल अफ्रीका के $500 मिलियन पर ईयर का बचत इन्होंने करवाई। इसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज में रेलवे, रोड नेटवर्क, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल कंपनीज और माइनिंग कंपनीज, ये तमाम की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई साहब ने ली और इनको बना के पूरा भी किया, और लोग इससे मुस्तफीद होने लगे या फिर लोगों को बेनिफिट मिला। अब मजे की बात यह थी कि इन तमाम ममालिक को मिलाकर इनका इरादा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका बनाने का, बिल्कुल यूएसए के मुताबिक। अब जब यूएसए के मुताबिक करना ही था तो सारा कुछ उसके इक्विवेलेंट करना था। स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, सेम करेंसी, ये सब कुछ इन तमाम चीज़ों में शामिल था, जिसके लिए वो डिफरेंट लोगों से मिलते भी थे, उनको इस चीज़ के लिए कायल भी करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ की तरफ बढ़ भी रहे थे। इसके लिए उन्होंने अफ्रीकन मोनेस्ट्री बैंक, अफ्रीकन सेंट्रल बैंक, अफ्रीकन बैंक ऑफ इन्वेस्टमेंट का आइडिया दिया और अफ्रीकी दिनार को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ये तो वो बहुत सी कंट्रीब्यूशन थी जो कि मुअम्मर कज़ाफ़ी ने दे दी थी। मगर अब बात करते हैं उन कामों की जो कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को विलन बनाने में टैग देते हैं। अब एक लंबा टेन्योर जहां पर उनकी पब्लिक के लिए बहुत सारी सर्विसेज थी, वहीं पर बहुत सारी कंट्रीज के लिए उनको विलन कहने के लिए भी बहुत सारी रीजंस थी, और अब हम उन रीजंस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रूटल पनिशमेंट की, जो कि यूनियन लीडर किसी भी शख्स को देते थे। याद है कि एक शख्स कोई भी प्रॉब्लम लेके अपने एक इलेक्टेड मेंबर के पास जाएगा और वो सीधा यूनियन लीडर्स के पास जाएगा, जो कि सिर्फ कुछ होंगे जिनके पास पावर होगी। अब अगर आपने यूनियन लीडर के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, आपकी ऐसी तैसी नहीं। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे टीवी रिप्रेजेंटेटिव्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले लोग इनके दौर में उठाए गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। इसके साथ साथ अबू सलीम मैसेकर इंसिडेंट, जो कि 1200 कैदियों को मार दिया गया था, 1992 में हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा सानेहा था लीबिया के लिए, और एक मिस्ट्री भी थी जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि उसके पीछे रीजन क्या थी, लेकिन इन्हीं के नाक के नीचे हुआ। बाकी लोगों को इनकी ये पॉलिसी एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी लगना शुरू हो चुकी थी, और यही चीज इनको ले डूबी। और सबसे पहले ओमार डिस्प्यूट के कल्प्रिट के तौर पे इनको विलन बनाया जाता है, जिसके बाद 1973 में फ्रांस और अफ्रीका के ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय होते हैं और लीबियन फोर्सेस को शिकस्त देके उस इलाके को खाली करवाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सद्दाम हुसैन ने पहले इराक पे अटैक किया, इराक से मुंह की खाना पड़ी तो फिर कुवैत पे अटैक कर दिया ताकि उनकी फेस सेविंग हो सके, मगर वहां पे भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो उसके बाद अगर आप टोयोटा वॉर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि भाई ने रुख किया मिस्र का। ये एक शॉर्ट बॉर्डर वार थी जो सिर्फ 4 दिन तक रही, मगर इसके बाद दोनों कंट्रीज के दरमियान बहुत सारी टेंशंस पैदा हो चुकी हुई थी। इसके बाद भाई ने सैमुअल डो के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सैमुअल डो भाई साहब ने पांसा पलटा, क्योंकि उस टाइम पे जियोग्राफिकली उनसे दोस्ती करना लीबिया के लिए बहुत ज़रूरी था और मुअम्मर कज़ाफ़ी चाहते थे कि इनके साथ दोस्ती की जाए, लेकिन वो अमेरिका की गोद में चले गए। 1978 में युगांडा और तंजानिया, इन दोनों के दरमियान वॉर चल रही थी और मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपनी फोर्सेस वहाँ भेज दी। इसके अलावा मुअम्मर कज़ाफ़ी ने कई डिस्प्यूट्स में कई अफ्रीकन लीडर्स जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे, शॉन बेंडल बोकोसा जैसे लीडर्स को
70s से 90s के टाइम तक सपोर्ट किया और ये वो एक्शन थे कि जिसके बाद लोग अब इनसे तंग होना शुरू हो चुके थे। मगर इसके अलावा अफ्रीकन कंट्री से बाहर निकलकर एक्सटर्नल वर्ल्ड भी अब इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और ये था इनका तीसरा और अगलियस्ट टाइम, जिसके बाद सारी दुनिया इनकी दुश्मन बनना शुरू हो चुकी थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने यूरोप की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया और उनको $3.5 मिलियन की सपोर्ट दी और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को सपोर्ट किया, जिसे ब्रिटिश अपनी लिस्ट में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी पर लॉकरबी बॉम्बिंग का इल्ज़ाम लगा जब उन्होंने पैन AM फ्लाइट पर अटैक किया, जिसमें 270 पैसेंजर्स की जान चली गई। उसके बाद 1989 में कार्गो बॉम्ब के नाम से एक इंसिडेंट मशहूर हुआ, जिसमें 170 पैसेंजर्स अपनी जान से चले गए, जिसमें से 54 फ्रेंच थे। फ्रांस ने 6 लीबियंस पर इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद मुअम्मर कज़ाफ़ी की इंटरनेशनल कज़ाफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से $170 मिलियन की हेल्प उन लोगों को पास गई, जिससे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो चुकी थी। इसके अलावा मुअम्मर कज़ाफ़ी पर इसराइल भी गर्म था, क्योंकि वो फ़लस्तीन की बहाली के लिए सरगर्म थे। 1972 में मोनार्क मैसेकर में इसराइल के 12 एथलीट्स का कत्ल हुआ और इन एथलीट्स के कत्ल का इल्ज़ाम भी मुअम्मर कज़ाफ़ी के सर जाता है। लेकिन इसके बाद वक्त बदलना शुरू होता है, मुअम्मर कज़ाफ़ी पे हमले होना शुरू हो जाते हैं। मगर मुअम्मर कज़ाफ़ी भाई साहब थोड़े अपनी रंगीनियत की वजह से भी मशहूर थे। फीमेल बॉडीगार्ड्स इनके इर्द गिर्द रहा करते थे और भाई साहब इनसे बहुत प्यार करते थे। एक फेवरेट फीमेल बॉडीगार्ड के कत्ल हो जाने पर भाई साहब काफ़ी दिन तक नाराज़ रहे थे और दुख से कमरे से बाहर भी नहीं निकले थे। बट दैट्स ऑल फॉक्स। मगर आखिरकार मुअम्मर कज़ाफ़ी के खिलाफ अरब वर्ल्ड में मुजाहरे होना शुरू होते हैं। वही अरब वर्ल्ड जिनका पैन अरब आइडियोलॉजी का ख्वाब मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब देखा करते थे, अब वही इनके अगेंस्ट हो गए। इसको रोकने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के वायलेंस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वायलेंस एक्सट्रीम वायलेंस में बदल गया और पूरी लीबिया में इनके खिलाफ मुजाहरे होना शुरू हो गए। जिसके बाद फ्रांस, लिबनान और यूके की मावनत से नेटो फोर्सेस लीबिया के अंदर आ गया और उसके बाद 2011 में इंटरनेट पर और बाकी टीवी चैनल्स पे एक वीडियो आम होती है, जिसमें इजीली देखा जा सकता है कि पब्लिक मुअम्मर कज़ाफ़ी को सड़कों पे घसीट रही थी और उसके बाद वो मुअम्मर कज़ाफ़ी को मार देते। उस वक्त मुअम्मर कज़ाफ़ी का ये कहना था कि तुम सब लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसको ओडेसी डॉन के नाम से भी याद किया जाता है। जिसके बाद उम्मीद तो ये लगाई गई थी कि लीबिया के हालात बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे सद्दाम हुसैन को मारा गया था। उस टाइम इराक अपने बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तरक्की पे था, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि इराक सद्दाम हुसैन के टाइम के बाद और ज़्यादा तरक्की करेगा और एक्सपेंशन होगी। मगर तारीख पलटी गई और लोग आज सद्दाम हुसैन को याद करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लीबिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड जिसको यूरोप सपोर्ट करता था, जबकि दूसरी तरफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड नेशनल आर्मी जिसको रशिया और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज सपोर्ट करते थे, लीबिया पर हुकूमत की टसलबाजी में हर वक्त आज मसरूफ़ रहते हैं। और इसके अलावा कुछ इलाके आईसिस के अंडर भी हैं और वहाँ पर जहाँ पर लीबिया के ऑयल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे एक अलग ही जंग छिड़ रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन मैसेकर्स के बहुत सारे वाक़यात आज तक रिपोर्ट हुए हैं। इन हालात के पेश नज़र उस टाइम के सदर बराक ओबामा ने कहा था कि अगर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर के अंदर कोई गलती की तो वो यही मिस्टेक थी। अगर वो ये ना करते तो शायद उनको इस चीज़ का रिग्रेट ना होता। अब इसके अंदर और बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन वो किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज तक 20,000 के करीब लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और 2011 से 2024 तक 25,000 लोगों के मरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। कुछ ऐसी ही कहानी सद्दाम हुसैन की थी, जिसके बाद इराक का हशर आज इंटरनेट पे देख रहे हैं और ऐसी कहानी अब लीबिया की है। अगली वीडियो के अंदर एक नई पर्सनैलिटी के साथ हाजिर होंगे। आस्ता ला विस्ता।